हेलो दोस्तों। कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है प्यार चांद की रात। अगर आपको भी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़े। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंदोबाला तंगों के नीचे मखमली दूब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफेद फूल इसी दूब में जज्ब हो जाएंगे और दूब का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगून पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बा से झंझना उठेगी और फिर इन बुलंदोबाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ उन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां ना फूटी थीं। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजाना था। अभी सम्मल की झील पर कंवल के चराग रोशन ना हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़िमिस्तान की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी किश्तियां तैराते हैं। फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतहयाब पर रक्साउलर्जा बहार की आमद के मुंतजिर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। से पहर खत्म हो गई, शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफुक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का किरमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और किरमजी से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया। हत्ता की बादाम के पेड़ों की तार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेजतर होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्स से सुन्न हो गए। और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई। वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, से पहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा, मुझे डर लगता है, आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है, सोना नहीं जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो से पहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखाना था। उसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थीं, वो अभी आई ना थीं और जब तक वो ना आती मैं मक्की के भुट्टे और खुश्क खुबानियां और जरवालो तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय तुम सचमुच फा खड़े हो, मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है, आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मुहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं, कोई भारी आवाज में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ, आधी सदी हो गई, मैंने इस घर को नहीं देखा, देख लेने में क्या हर्ज है।
आखिर मैंने उसे खरीदा था। देखा जाए तो मैं अभी तक उसका मालिक हूँ। देख लेने में हर्ज ही किया है। मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने खाविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठिठक जाती है। दो बच्चे लड़ रहे थे। मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्सा में डॉट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है। कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है। मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने इसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं तो यूं ही। मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम पर जम गईं। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। बोली, तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप हंस दी। बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है। ये इससे छोटा है। ये बड़े बेटे की बीवी है। ये मेरा बड़ा पोता है। सलाम करो बेटा। ये पोती, ये मेरा खाविंद है। शश, उसे जगाना नहीं। परसों से उसे बुखार आ रहा है। सोने दो उसे। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैंने दीवार पर खूंटी से टगे हुए मकई के भुट्टों को डोट देखा। सेंके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से शफ्फाफ दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं। जो हैं भी वो काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है। भुट्टा ना खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द मिलजुल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए। आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया। तुम उस रोज क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वो बोली। हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थीं, एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुक़्मे डाल रही थीं। वो एकदम चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था। उसी रोज तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था। मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिलके जाए। तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा। मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मुक्ते। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई। बोली, आज तुम आए हुए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी जिंदगी बना ली है। इसकी सारी खुशियां और राम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है। और आज तुम भी हो। मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था जिंदगी भर तुम्हें नहीं मिलूंगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूं तो जरा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया। मैंने उसके पोते को, उसने मेरी पोती को चूमा। मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था और वो चांद हैरत और मुसर्रत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन जिंदगी नहीं मरती। बहार खत्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है।
छोटी छोटी मोहब्बतें भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में ना थे, ये बहार तुमने देखी, इससे अगली बहार में तुम ना होगे, लेकिन जिंदगी फिर भी होगी, और जवानी भी होगी, और खूबसूरती और रानाई और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए खूबानी के दरख्त के करीब चले गए जहां कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है।